रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ उपन्यास नाव दुर्घटना भाग तीसरा। काव्य में प्रेमियों के लिए जिन वस्तुओं की जरूरत है उन सब का कलकत्ता में अभाव है। कहाँ फूले हुए अशोक और मौलश्री की कतारें, वहाँ विकसित माधवी का वह प्रच्छन्न लता मंडप, कहाँ आम के रस से रसीली कोयल की कू कू। फिर भी इस सूखे और कठोर सौंदर्यहीन आधुनिक नगर में प्रेम का जादू धक्का खाकर निकल नहीं जाता। इस गाड़ी घोड़े की भीड़ में, लोहे की सीकड़ों में बंधी ट्राम की राह में, वह चिर किशोर प्राचीन देवता अपने धनुष के छिपे निशाने के लाल पगड़ी वाले पहरेदारों के सामने कितनी रात बीते या कितने दिन चढ़े, कितनी ही बार, कितने ही स्थानों से वार किया करते हैं, इसका कोई अंदाज नहीं। यह कोई नहीं कह सकता कि रमेश और हेमनलिनी प्रणय विकास में किससे कम थे। हेमनलिनी की पाली हुई बिल्ली को भी रमेश स्नेह से सहलाता और वह बिल्ली भी धनुष की तरह पीठ फुला आलस्य छोड़ शरीर चाट चाट कर अपनी शोभा बढ़ाने लगती। हेमनलिनी परीक्षा में व्यस्त रहने से सिलाई में ज्यादा ध्यान नहीं दे सकी। कुछ दिनों से सिलाई में दक्ष एक सहेली से मन लगाकर सिलाई सीख रही थी। रमेश सिलाई के काम को अनावश्यक समझता था। साहित्य और दर्शन में हेमनलिनी के साथ उसकी खूब बहस होती, लेकिन सिलाई कढ़ाई के विषय में रमेश को दूर ही रहना पड़ता था। इससे तंग होकर वह कहता, आजकल आपको सिलाई के काम में इतनी दिलचस्पी क्यों है? जिसके पास समय काटने का कोई उपाय नहीं, उन्हीं के लिए यह काम अच्छा है। हेमनलिनी इसका कोई उत्तर न देकर मुस्कुराकर सुई में धागा पिरोने लगती। अक्षय तीव्र स्वर में बोल बैठता, जिन कार्यों की संसार में आवश्यकता है वह सब रमेश बाबू की दृष्टि में तुच्छ है। वहां से चाहे कितना बड़ा तत्वज्ञानी और कभी क्यों ना हो, तुच्छ कामों के त्याग से उसका काम एक दिन भी नहीं चल सकता। रमेश उत्तेजित होकर बहस करने लगा। हेमनलिनी बीच बचाव करती, रमेश बाबू, आप सब बातों का जवाब देने के लिए इतने व्यग्र क्यों रहते हैं? इससे संसार में बेकार का झगड़ा होता है जिसका कोई अंत नहीं। यह कहती हुई वह सिर नीचे कर सावधानी से सुई चलाने लगती। रमेश ने एक दिन सवेरे अपने पढ़ने के कमरे में बैठते ही देखा, टेबल के ऊपर रेशम की डोरी से फूल गढ़ा और मखमली बॉल्टिंग से पैर सजाकर रखा हुआ है। उसके एक कोने में रा अक्षर काढ़ा था और दूसरे कोने पर सुनहरी जरी के तार से एक कलम अंकित किया था। इसका अर्थ समझने में रमेश को जरा भी देर न लगी। उसकी छाती खिल गई। अब उसकी अंतरात्मा ने बिना तर्क और प्रतिवाद के स्वीकार कर लिया, सिलाई का काम तुच्छ नहीं है। बाल्टिंग पैड को हृदय से लगाकर वह अक्षय से भी हार मानने को राजी हो गया। उस बाल्टिंग पैड पर उसी समय एक पत्र रखकर उसने लिखा, यदि मैं कवि होता, कविता लिखकर उसका बदला चुकाता, लेकिन मैं काव्य की प्रतिभा से वंचित हूँ। ईश्वर ने मुझे देने की क्षमता नहीं दी, लेकिन लेने की क्षमता भी तो कुछ है। आशातीत उपहार को मैंने कैसे ग्रहण किया, उसे अंतर्मयी के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। प्रदान आंखों से दिखाई देता है, किंतु आदान मन के भीतर छिपा रहता है। चिर ऋणी। यह पत्र हेमनलिनी के हाथ में आ गया। इसके बाद इस बारे में इन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। वर्षा शुरू हो गई, किंतु बारिश का मौसम शहरी मनुष्य के लिए उतना सुखकर नहीं जितना वन प्रांत के लिए है। शहर के मकान वाले अपनी खिड़कियों को बंद रख, राह चलते अपने छाते को खोल, ट्राम गाड़ी के अपने पर्दे गिरा, वर्षा को रोकने की चेष्टा में पसीने पसीने हो उठते हैं। नदी, पर्वत और वन प्रांत वर्षा को सादर मित्र समझकर स्वागत करते हैं। इसलिए वर्षा का यथार्थ आदर होता है। यहाँ सावन में देवलोक और भूलोक के आनंद का समागम के बीच किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं, किंतु प्रेम का प्रवाह मनुष्य को वन पर्वत के साथ एक श्रेणी युक्त कर देता है। लगातार वर्षा से आनंदा बाबू का चूल्हा विकल हो गया, लेकिन रमेश और हेमनलिनी के मन की स्फूर्ति में कुछ भी बाधा न पड़ी। मेघ की छाया, वज्र की तड़प
और वर्षा के कलकल शब्दों ने इन दोनों के मन को और भी पास ला दिया। बरसात के बहाने रमेश को कचहरी पहुंचने में रोज ही बाधा पड़ने लगी। किसी दिन सवेरे ऐसी मूसलाधार बारिश होती कि हेमनलिनी घबरा कर बोल उठती, रमेश बाबू, इस बारिश में आप घर कैसे जाएंगे? रमेश बड़े संकोच के साथ उत्तर देता, किसी प्रकार निकल ही जाऊंगा। हेमनलिनी कहती, भीगने से सर्दी हो जाएगी, यहाँ भोजन करके ही जाइए ना। सर्दी हो जाने का ख्याल रमेश को नहीं था। उसके मित्रों ने सहज में ही उसे कभी सर्दी होते हुए देखी भी नहीं, लेकिन बरसात के समय उसे हेमनलिनी की सेवा के अधीन होना पड़ता था। 2 कदम चलकर उसे घर जाना भी दुस्साहस लगता था। इसी दिन बादलों में विशेष लक्षण दिखाई देते ही हेमनलिनी के घर में रमेश के लिए खिचड़ी और शाम को कचौड़ियों का निमंत्रण मिल जाता था। देखने में आया है कि इन लोगों को अचानक सर्दी लग जाने की आशंका जितनी अधिक थी, उतनी रसोई बनाने की नहीं। इसी प्रकार समय बीतने लगा। रमेश ने इसका विचार ही नहीं किया कि इस प्रकार विस्मृति हो जाने से हृदय के आवेश का परिणाम क्या होगा, किंतु आनंदा बाबू समझते थे और उनके समाज के और भी 4 आदमी इसकी आलोचना करते थे। रमेश में जितना पांडित्य था, उतना कर्तव्य ज्ञान नहीं था। आनंदा बाबू उससे रोज विशेष आशा रखते, किंतु उन्हें उधर से कोई उत्तर न मिलता। अक्षय का गला विशेष अच्छा नहीं था, किंतु जब वह स्वयं वायलिन बजाकर गाता था, तब अच्छे गायकों के अतिरिक्त साधारण श्रोता किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करते थे, यहाँ तक कि और गाने का अनुरोध करते थे। आनंदा बाबू को संगीत का शौक नहीं था। यदि कोई अक्षय से गाने का अनुरोध करता तो वे बोल उठते, यही तो तुम लोगों में दोष है, बेचारा गाना जानता है, इसलिए उस पर यूं अत्याचार नहीं करना चाहिए। अक्षय ने नम्रता से कहा, नहीं नहीं आनंदा बाबू, आप चिंता न करें, इसमें अत्याचार की क्या बात है। अनुरोध करने वालों की ओर से जवाब मिलता, तब फिर गाना अवश्य गाया जाए। एक दिन शाम को खूब घनघोर घटा छाई थी। अंधेरा हो चला, फिर भी वर्षा रुकी नहीं। अक्षय पानी की वजह से बैठा रहा। हेमनलिनी ने कहा, अक्षय बाबू, कोई गाना सुनाइए। यह कहकर हेमनलिनी हारमोनियम पर स्वर देने लगी। अक्षय ने वायलिन मिलाकर गाना शुरू किया, वायु बहे पुरवैया, नींद नहीं आए बिनु सैया। गाने में सब शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता, फिर भी उसके शब्द का अर्थ समझने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जब मन में विरह वेदना का संचार होता है, तब उसका जरा सा आभास मिलना ही बहुत है। बादलों से बूंदें झर रही हैं, मोर बोल रहे हैं, और एक के लिए दूसरे की व्याकुलता का अंत नहीं। स्वर की भाषा में अक्षय अपने मन की छिपी हुई बात कहने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन यह भाषा और भी 2 व्यक्तियों के काम आ रही थी। 2 आदमियों का हृदय उस स्वर लहरी का आश्रय ले एक दूसरे पर घात प्रतिघात कर रहा था। संसार में सब मनोहर हो गया। संसार में अब तक जिस मनुष्य ने जितना प्रेम किया है, वह सभी मानो 2 हृदयों में विभक्त हो अनिर्वचनीय सुख दुख की आकांक्षा और व्याकुलता से कंपित हो गए। उस दिन मेघ में जैसा जमाव था, उसी प्रकार गाना भी जमा हुआ था। हेमनलिनी सिफारिश करने लगी, अक्षय बाबू, गाना समाप्त न होने दीजिए, एक और राग छेड़िए। उत्साह और आवेग से अक्षय का गाना चलता रहा। गाने का स्वर जम गया, उसमें कहीं से कोई अंतर न पड़ा, मानो रह रहकर बिजली चमकने लगी। वेदना से भरा हृदय मानो उसमें लिप्त हो जाएगा। रात को काफी देर से अक्षय अपने घर गया। रमेश चुपचाप हेमनलिनी की मुंह की ओर देखने लगा। हेमनलिनी को उस रात नींद नहीं आई। हेमनलिनी भी बहुत देर तक चुपचाप बैठी, अंधेरे में बरसने की आवाज सुनती रही थी। उसके मन का तार तार बज रहा था, वायु बहे पुरवैया, नींद नहीं आए बिन सैया। दूसरे दिन सवेरे रमेश ठंडी सांसें ले सोचने लगा, अगर मैं गाना गा सकता तो उसके बदले में मैं अपनी अनेक विद्याओं को दान कर देता। रमेश को यह आशा नहीं थी कि उसके उपाय से वह गाना भी गा सकेगा। उसने तय किया
कि वह वायलिन बजाना सीखेगा। इससे पहले एक दिन उसने एकांत पाकर आनंदा बाबू के घर वायलिन उठाकर छड़ी से रगड़ दिया। छड़ी एक ही रगड़ में ऐसा अंतर्नाद कर उठी कि उसने वायलिन से छेड़छाड़ करना छोड़ दिया। आज वह एक छोटा सा हारमोनियम खरीद लाया। कोठरी के भीतर से सांकल चढ़ाकर वह बहुत ही सावधानी से उस पर उंगली चलाकर यह समझ गया, वह चाहे जो हो, इस यंत्र में वायलिन से अधिक सहिष्णुता है। दूसरे दिन आनंदा बाबू के घर पहुंचते ही हेमनलिनी ने रमेश से कहा, आपके घर से कल हारमोनियम की आवाज आ रही थी। रमेश ने समझा था कि दरवाजा बंद कर देने से किसी को खबर न होगी, लेकिन कान ऐसे हैं जो रमेश की कोठरी के बंद शब्द की खबर ले लेते हैं। रमेश को कुछ लज्जित हो मंजूर करना पड़ा कि वह हारमोनियम खरीद लाया है और उसकी इच्छा है कि बजाना सीखे। हेमनलिनी ने कहा, घर में दरवाजा बंद कर इतनी कोशिशों से क्या लाभ? उससे तो अच्छा है कि आप हमारे यहाँ अभ्यास करें। जहाँ तक मुझे आता है मैं भी तो सहायता करूँगी। रमेश ने कहा, लेकिन मैं तो नौसिखिया हूँ, मुझे सिखाने में आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। हेमनलिनी ने कहा, मुझे जो आता है उसे मैं अनजान को भी सिखा सकती हूँ। रमेश ने अपना जो भी परिचय दिया था बिल्कुल सही था। ऐसे शिक्षक की बेमांगी सहायता मिलने पर भी स्वर की विद्या ने रमेश के माथे में घुसने की कोई राह न पाई तथा तैराक जैसे पानी में पड़ पागल की तरह हाथ पैर फटकारता है, रमेश भी संगीत के घुटने भर पानी में वैसा ही करने लगा। कोई ठिकाना नहीं कि उसकी उंगली कब कहाँ पड़ जाए। बेसुरा स्वर बजने लगा, लेकिन रमेश को वह बेसुरा नहीं लगता था। हेमनलिनी बीच में बोल बैठती, यह क्या करते हो, गलती हो रही है। मगर वह लगातार गलती करता था। एक गलती दूसरी गलती को आलोकित कर लेती। गंभीर स्वभाव का परिश्रमी रमेश सहज ही छोड़ने वाला नहीं था। सड़क पीसने वाला इंजन जैसे मंद गति से चलाता है, वह जरा भी नहीं देखता कि उसके नीचे क्या पिस रहा है। अभागे स्वर और हारमोनियम के पर्दों पर रमेश की उंगलियां वैसे अंधत्व के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। रमेश की इस मूर्खता पर हेमनलिनी हंस रही थी। रमेश भी हंस रहा था। रमेश के भूल करने की असाधारण शक्ति से हेमनलिनी को बहुत प्रसन्नता हो रही थी। भूल से उठे बेसुरेपन से आनंद हासिल होना भी प्रेम की ही शक्ति का काम है। बच्चा जब चलना शुरू करता है तब बार बार भूल से इधर उधर पैर फेंकता है, लेकिन माता का स्नेह उतने से ही उछल पड़ता है। बजाने के संबंध में रमेश जिस विचित्रता के साथ अपनी भूल प्रकट करता था, हेमनलिनी के लिए उतना ही कौतुक हो उठता। रमेश बीच बीच में बोल बैठता, अच्छा, आप इतनी हंसती क्यों हैं? जब आप पहले पहल बजाना सीखती थी तब क्या आपसे गलती नहीं होती थी? रमेश ने कहा, भूल तो होती थी, लेकिन सच कहती हूँ रमेश बाबू, आपके साथ मेरी तुलना नहीं हो सकती। आनंदा बाबू संगीत की भलाई बुराई के संबंध में कुछ भी नहीं जानते थे। वह बीच बीच में गंभीर भाव से कान खड़े कर बैठते। ठीक है, रमेश का हाथ धीरे धीरे सुधर रहा है। हेमनलिनी कहती, हाथ को बेसुरेपन की आदत हो रही है। आनंदा, नहीं नहीं, पहले जैसा सुना था उससे अब कुछ कुछ अभ्यास तो हो गया है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि रमेश यदि लगा रहेगा तो उसका हाथ ऐसा बुरा ना होगा। गाने बजाने में कुछ और नहीं, खूब अभ्यास करना चाहिए। सरगम का अभ्यास हो जाने पर सब कुछ अपने आप हो जाता है।